जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ना खेडांगे तो ना खेडन देवांगे। मैं तो खेलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको न्यूट्रल अंपायरों के साथ खिलाना चाहता हूं। कर्जे मांगने वालों ने मईशत को तबाह कर दिया। कोई इस मुल्क के बका का रास्ता अख्तियार नहीं किया। खुदा की कसम खा के कहता हूं खान साहब, अगर आप अभी फैसला करें, अभी ऐलान करें, ये जाली असेंबली, ये जाली इलेक्शन, ये जाली हुकूमत 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। तकरीरों का वक्त खत्म। मैं पूछने आया हूं कि अब अमल का वक्त है। आईन पाकिस्तान की रूह से इस हुकूमत का खात्मा और इस निजाम का खात्मा वाजिब हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि हुकूमत और निज़ाम का खात्मा वाजिब हो चुका है, और इमरान खान कहते हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म नहीं होंगी वो एहतजाज जारी रखेंगे। इलेक्शन वाले दिन हुआ क्या? मई 11, 2013 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है इस वक्त मेरे हाथ में, और ये हमारे रिपोर्टर हैं समा के फ़याज़ राजा साहब, उन्होंने इसके ऊपर एक ख़बर आज सबमिट की है। ये हुकूमत को एक डॉक्यूमेंट अरसाल किया गया अप्रैल के महीने में, और उसका टेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ने जो अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया आइंदा इलेक्शन के हवाले से और उसमें लीगल फ्रेमवर्क में जो तब्दीलियाँ की हैं, मैं वो पैरा पढ़ देता हूँ पूरा। मेरे ख्याल में इमरान खान के मौक़िफ़ को काफ़ी इस 3 लाइनों से तक़वियत मिलेगी, लेकिन रिफॉर्म्स करनी क्या है उसके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बरकरार रहेगा। पैरा ये कहता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डज़ नॉट हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर टेम्परेरी इलेक्शन स्टाफ। दिस इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड अदर पोलिंग स्टेशन स्टाफ and security officials. It cannot take an action against them for any deliberate attempt of fraud. इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। कोई डिलिबरेट अटैम्प्ट अगर होती है DRO डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानब से या रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानब से या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जानब से, तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। हमारा उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। इसके ऊपर एक फाफिन ने आज रिपोर्ट भी जारी की है। फाफिन कहती है कि जुडिशल ऑफिसर्स को जब आप लगाते हैं एज रिटर्निंग ऑफिसर तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। यही जुडिशल ऑफिसर्स पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, वही बाद में अपीलें सुनेंगे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इलेक्शन कमीशन को वो कहते हैं कि एम्पावर करिए, ज़्यादा इख्तियारात दीजिए, और वो पाकिस्तान से कहीं से भी किसी भी शख्स को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर जो अहलियत रखता हो उसको ले सकें। इसे सिर्फ जुडिशल ऑफिसर तक रखना उनका ख्याल ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा बड़ी वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स हैं जिसमें वो ये भी कहते हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा बाख्तियार और इलेक्शन प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इकदाम तजवीज़ करे, और इसमें नए सेंसेस या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके अंदर आर्टिकल 10 है उसके तहत नई हल्का बंदियों का शुमार जो है वो भी शामिल है। और आज के प्रोग्राम में इस टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से शेख रोहेल असगर साहब और PML काफ से सेनेटर कामिल अली आगा साहब, दोनों को वेरी वार्म वेलकम जी। इसके अलावा सरवर बारी साहब फाफिन से वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, और PTI से शहरियार अफरीदी साहब भी हमारे साथ होंगे। रोहेल असगर साहब, आप फरमाइएगा कि आरोज़ इमरान खान कहते हैं कि आरोज़ इलेक्शन खा गए उनका, यही बात जरदारी साहब ने भी कही थी कि ये आरोज़ का इलेक्शन है, लेकिन नताइज उन्होंने कहा हम तस्लीम करते हैं। आरोज़ क्या कर गए? ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं सिर्फ थोड़ा सा माजी याद करा दूँ कि इलेक्शन लड़ रहे थे हम लोग ही, तो मैं जहाँ तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है ना नदीम साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ने ये एक सजेस्ट किया और बल्कि रिक्वेस्ट की कि जी हमें आप अपने जुडिशल ऑफिसर्स जो है वो एज ए ROs दे दें और हम उसको तैनात करना चाहते हैं। देन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी, जिसके ऊपर इमरान खान अब इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं तो वो इलेक्शन खा गया उनका। आज मैं फिर थोड़ी सी बात कर लूँगा, आ जाएंगे तो फिर उनके सामने भी थोड़ी सी बात कर लूँगा। वो होता तो अच्छा वैसे ये होता है कि जब आदमी किसी अपनी पोस्ट पे हो तो आप उसके खिलाफ बोलें तो फिर ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप खिलाफ भी बोलेंगे, अगर आप उनके हक में बोलेंगे तो दोनों सूरतों में उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि वो अपना टर्न ओवर करके चले गए, और ख़िलाफ़ बोलेंगे तो उनके पास ऐसा कोई फोरम नहीं है कि अपनी वो सफाई पेश कर सकें या वो क्लैरिफिकेशन दें। तो मेरे ख्याल में ये इमटेरियल चीज़ें हैं। और मैं वो अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ खान साहब और दूसरी जमातों के।
फिर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो थे उनको उन्होंने आरओस में कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो है वो ऑल डेफिनेटली जुडिशरी के हैं, उनके पास पावर होती है। अब इलेक्शन कमीशन ने कैसे ये कहा है मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि जितने नोटिफिकेशन जब होता है वो नोटिफिकेशन थ्रू इलेक्शन कमीशन होता है, तो उस नोटिफिकेशन के बाद वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के नीचे आ जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का अपना एक लॉ एंड प्रोसीजर्स है। अगर खुदा ना खास्ता कोई काम ऐसा होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ अपनी एक, वो तो कहते हैं हमारे पास इख्तियार के लिए आपके सामने डॉक्यूमेंट है। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, मैं कहते हैं हम सजा नहीं दे सकते इनको। ये आज फाफिन ने भी लिखा है, वो कहते हैं कि इनका इतना एम्पावर करिए कि उनको सजा दे सके, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ प्यूनिटिव एक्शन ले। अच्छा, इसमें एक और जो मसला है इसमें कल मैं सुन रहा था वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन मेंबर्स, उसका भी आपने एक सेट प्रोसीजर जो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, चाहे जो मर्जी करें। खागा साहब पार्लियामेंट में माशाल्लाह सेनेटर हैं, उसके लिए भी पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है जहाँ पे आप उसकी नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, उनको आप मेरा ख्याल है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए असल तो ये था कि आप पार्लियामेंट में इसको इशू खड़ा करें और अपनी रिफॉर्म्स जितनी आप बेहतर समझ जाएं, क्योंकि सारी जमातें इस बात में मुतफिक होंगी, कोई जमात इससे बैकआउट नहीं करेगी कि अगर आप बेहतरी लाना चाहते हैं तो कौन सी जमात है ये कहेगी नहीं आप बेहतरी ला रहे हैं इसलिए हम इसको बेहतरी नहीं लाने देंगे। तो इसमें मेरा ख्याल ये था कि जो राइट फॉर्म है वो है आपका पार्लियामेंट। आगा साहब की मॉरल सपोर्ट इनकी जमात की साथ थी कल वाले एहतजाज के लिए। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट का एक पैरा मैंने पढ़ा और फाफिन की पूरी रिपोर्ट है जो कहती है कि इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है शफाफियत के लिए। आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? ये दोनों मौक़िफ़ वो मौक़िफ़ हैं, फाफिन का भी वही मौक़िफ़ है जो इलेक्शन से पहले इंटरिम गवर्नमेंट जब सेटअप आया उससे पहले मुस्लिम लीग नून का भी यही मौक़िफ़ हुआ करता था जी। मैं एक कमेटी इलेक्शन लॉज रिफॉर्म कमेटी सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बनी थी, उसका मैं मेंबर था और जंगीर बदर साहब उसके कन्वीनर थे। उसके अंदर सबसे फाल किरदार इसहाक डार साहब उस कमेटी के रुकन और अनुषा रहमान ने, बिल्कुल मुझसे भी ज़्यादा। मैं ये अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ आपके सामने कि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत सी रिफॉर्म जो हैं उन्होंने वहाँ पे प्रपोज की। अभी वो सारी चीज़ें पेंडिंग थी, वो कोशिश थी कि लेजिस्लेशन हो जाए। लेजिस्लेशन भी हमने उसके अंदर प्रपोज की थी, जिसमें एक ये भी तजवीज़ थी कि नो का कॉलम जो है वो भी एक दिया जाए। ये सारी चीजें किसी को ना वोट करना चाहे वो नो को टिक ये करे। जितनी चीजें हैं स्वाइस के एक चीज पे तजाद था कि वो जो 18वीं या 19वीं तरमीम में कुछ ये बात आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी पावर्स को खत्म कर दिया गया और इक्वल वो मेजॉरिटी वोट पे डिसीजन का अरकान को भी बाख्तियार बना दिया गया था उसमें। इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा गैर फाल हो गया उस दिन जब वो अमेंडमेंट आई थी। मैं समझता हूं कि फिल फॉर करना ये चाहिए कि पुराना सिस्टम जो है इलेक्शन कमीशन का मेंबरान के दरमियान जो ये मेजॉरिटी वाला मसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन की भी पावर हो, अपनी पावर हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का वजूद अगर इस तरह किया जाएगा तो वो बेमैनी हो जाएगा। इसलिए तो वो आपने फखरू भाई देखे ना मायूस होकर घर बैठ गए, तो वो कर ही कुछ नहीं सके। लेकिन फखरू भाई से तो हमें ये भी तासुर मिला कि शायद उस वक्त जो पंजाब के नॉमिनेटेड थे मेंबर और जो सिंध के नॉमिनेटेड साहब मैं तो वो अपना अपना काम एक सूबे का ऐसा भी हुआ, वो ऐसा कि नहीं हुआ। मैं ये बात इलेक्शन से पहले कहता रहा हूं कि जब तक क्यानी इस इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये क्यानी कमीशन है। और ये वही हुआ, जो बंदा पंजाब हुकूमत से मुफाद उठा रहा हो, उसकी बेटी अपनी मर्जी की पोस्टिंग ले रही हो, इसके कहने के ऊपर वो पंजाब हुकूमत को पे बैक नहीं करेगा। बेटी उनकी किस पोस्ट पे थी? छोड़ दे, मैं बेटियों के मामले में जाना नहीं चाहता। वो बहरहाल रिकॉर्ड की बात है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है जो ढका छुपा है। आज तक वो अपनी मर्जी की पोस्टिंग पे मौजूद है और फैजियाब हो रही है। किस लिए? अब दूसरी बात मैं करता हूं,
इसके अलावा भी एक सिनेरियो था इलेक्शन के अंदर। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ये शेख साहब ये कहते हैं कि उनकी मौजूदगी में बात करनी थी। मैं तो वो शख्स हूं जो उनकी मौजूदगी में बात करता रहा हूं, बरमला करता रहा हूं, तनकीद भी करता रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं तो तरीके से बात करता रहा हूं, फैसलों पे तनकीद करता रहा हूं और बरमला करता रहा हूं। आज मैं ये कहता हूं कि उन्होंने अपना एक नुमाइंदा पंजाब के अंदर, जो पंजाब सेक्रेटरीट है चीफ मिनिस्टर का, 7 क्लब रोड, वहां बैठाया हुआ था। साबिक चीफ जस्टिस का खास नुमाइंदा था और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे। अच्छा। उनका बेटा जो है वो आजकल बगैर काबिलियत के एडवोकेट जनरल पंजाब बना हुआ है। वो किस नाम में बना हुआ है मुझे बताएं? जैसे नजम सेठी साहब को इनाम मिला वैसे उनको भी इनाम मिला हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में पहला एडवोकेट जनरल है जो विदाउट मेरिट पंजाब हुकूमत का अदालतों में नुमाइंदगी कर रहा है। और ये अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक पहलू है। देखिए बात सुनिए, ये कड़वी बातें हैं। नहीं कड़वी नहीं है, आप करें, आपका हक है, क्योंकि आप बातें कर रहे हैं, आपने है सच। वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये जितने गलत बात है। आरोज साहबान है ये जनाब, इससे बड़ी क्या बात है? पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई नताइज लेने के लिए 1.5 दिन पूरी रात आरओ साहब अंदर बैठे रहे अपने कमरे में लॉक करके, और वो बाहर बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौजूदगी की वजह से चौधरी परवेज लाई को रिजल्ट मिल गया, वरना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसकी वजह बता दें आप। कैंडिडेट, ये बात देखे ना, चौधरी परवेज लाई कहता है कि आरओ पहली मर्तबा हुई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा थी कि कैंडिडेट बाहर बैठा हुआ है और आरओ जनाब अंदर बैठा हुआ है। कैंडिडेट के बगैर काउंटिंग हो रही है। अच्छा, अंदाजा करें। शहरयार अफरीदी से पूछते हैं। अफरीदी साहब आपको वेलकम भी करता हूं। एक मिनट नदीम साहब, वैसे माजरत के साथ जब काउंटिंग होती है तो आपका नुमाइंदा अंदर होता है, कैंडिडेट का अंदर होना जरूरी नहीं होता। कमाल करते हैं और यार इलेक्शन लड़ने वाले बंदे हो यार। आपका मैं भी इलेक्शन लड़ता रहा हूं सारी जिंदगी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपका नुमाइंदा, सबसे बड़ी जरूरी नहीं होता वो जब आरओ के पास रिजल्ट जाता है, जब आरओ मैं एक और आप अफरीदी साहब से पूछ ले, फिर मैं दोबारा आता हूं। अफरीदी साहब पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है इस वक्त मेरे हाथ में, जो वो कहती है कि हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं था, और अगर किसी ने रिगिंग की या डिलिबरेट अटेम्प्ट टू फ्रॉड की सिक्योरिटी वालों ने या आरओज ने या डीआरओज ने, तो हमारे पास सजाएं देने का भी कोई इख्तियार नहीं। तो हम कंप्लीट कंट्रोल लैक करते हैं। एक्नॉलेजमेंट है उनकी तरफ से, ये रिपोर्ट है लेकिन पाकिस्तान की आपके मौक़िफ़ की तईद हो रही है। इन्होंने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं कामिल अली आगा साहब ने। हुआ क्या था इलेक्शन डे पे आपके साथ, ये जो बार बार आप कहते हैं आरोज़ ने इलेक्शन चुरा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, कंवर नौशाद साहब का इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 219 के अंडर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट ही नहीं है कि वो आरओज को एड्रेस कर सके और उनको प्रेशराइज कर सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब को भी उन्होंने प्रेशराइज किया और उन्होंने तमाम इलेक्शन कमीशन को ट्रीट इस तरह किया जैसे वो उनके कोई मातहत एक इदारा है। वेयर एज प्रोपिगेट किया गया लाउड एंड क्लियर कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है और आफ्टर 18th and 20th अमेंडमेंट इस इलेक्शन कमीशन के तमाम इख्तियारात जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब हम ज़्यादा डिटेल, नीदर आई एम एन लीगल एक्सपर्ट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि अगर तमाम सियासी पार्टियां इस पे एग्री करती हैं कि इस इलेक्शन लास्ट जनरल इलेक्शन में सबवर्सिव एक्टिविटीज के जरिए किसी को टारगेट किया है या सब उससे एक वन वे दी अदर अफेक्टेड हैं, तो क्या इसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए? नहीं, नंबर वन। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के बाद जो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी आती है आज के इस गवर्नमेंट की, इसमें सेनेट और नेशनल असेंबली की जॉइंट इलेक्टोरल कमेटी है, रिफॉर्म्स कमेटी, उसका मैं मेंबर हूं। उसकी आज तक एक मीटिंग होती है और उसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मुंतखब होते हैं, बाद उसके अलावा एक भी मीटिंग नहीं होती। और फिर अगर वाकई उस कमेटी का आप तस्करा करें जिसके मन्नान साहब हेड करते हैं, नहीं, जिसको वो सेनेटर साहब हैं, इज फ्रॉम PMLN, जगीर बदन, नहीं जी, एक मन्नान साहब वाली कमेटी भी है कौमी असेंबली की, जिसके नहीं, एक सेनेट और स्टैंडिंग की जॉइंट कमेटी, अभी उनका नाम आई एम सो सॉरी, ठीक है, ओके फाइन। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ट्रेजरी बेंच को, रूलिंग पार्टी को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आज पाकिस्तान वाकई मुतहम्मिल नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल से पटड़ी पे चढ़ी है। हमारे बारे में ये सोच थी कि ये शायद डिरेल करने आए हैं, खुदा ना खास्ता किसी के कहने पे चल के आए हैं। हम इनको ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ऑल आउट आपको सपोर्ट किया अनटिल पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जब आया। हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा इसमें कुछ तरामीम, कुछ चीजें, अमेंडमेंट्स ले आए, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब इनको क्या करना चाहिए? इनको तमाम अपने आज हाई कोर्ट के फैसले में क्या है कि जी एक हल्के पे उन्होंने कह दिया कि ये हमारा काम ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इनको चाहिए कि जो इनके मेंबरान ने स्टे ली है वो वापस करें खुद, और जिस तरह खान साहब कहते हैं और मैं कहता हूं NA14 जहां से मैं मुंतखब हुआ हूं, पाकिस्तान की किसी हल्के से ओपनली हम इनको ऑफर करते हैं कि आए एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए। वोट रिकॉर्ड जी, क्योंकि इनके दो MNAs, मैं नाम लेना चाहूंगा, दानियाल अजीज साहब और शहाबुद्दीन खान साहब, ये दोनों MNA साहिबान के 2008 से लेकर अब तक अपने पिछले केसेस के लिए अदालतों में जा रहे हैं। अगर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? अच्छा, सरवर बारी साहब हमारे साथ हैं, मैं आपके सवाल का जवाब अभी इनसे लेता हूं, लेकिन पहले सरवर बारी साहब ने आज इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी डिटेल से बात की है। सरवर बारी साहब, आपको वेलकम करता हूं। फाफिन की रिपोर्ट आप ही की ज़बानी सुन लेते हैं, क्या फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं? आपने ROs की तैनाती का तरीकाकार के ऊपर भी कुछ नई चीज़ें तजवीज़ की हैं जो आप समझते हैं बहुत अशद ज़रूरी हैं, कर लेनी चाहिए अभी। शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एक कम्प्रीहेंसिव जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और उसमें बुनियादी काम ये होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है वो आज़ाद हो, कानूनन और माली तौर पर और इंतज़ामी तौर पर। पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है और उसके मेंबरान हैं, उनका जो नॉमिनेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, और चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हमें मालूम है कि किस तरह नेगोशिएट करती हैं और उसमें हमेशा बंदरबांट और ले दे होती है, और इसलिए हम समझते हैं कि जी एक पार्टी ने कहा जी 2 हमारे आप ले लें सूबों के और 2 हमारे ले लें, तो इसलिए एक तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत तो कौन नॉमिनेट करे उसे बारी साहब? कोई तो नॉमिनेट करेगा ना, कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए। नहीं, नॉमिनेट करना पार्लियामेंट का काम है और उसका प्रोसेस फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 पार्टियों के जो लीडर हैं वो बैठ के आपस में तय कर लें। नहीं तो किससे करें? नहीं, यहाँ मैं रोकूंगा आपको बारी साहब, 1 मिनट में आपको रोकूंगा यहाँ पे। अगर पार्लियामेंट के अंदर 4 जमातें तो मुंतखब हैं, ताहिरुल कादरी साहब कनाडा में बैठे मुतालबा करते हैं मेरे से भी मुशावरत करें, तो क्या ये बाइंडिंग होना चाहिए पार्लियामेंट के ऊपर? इसलिए हम कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट तरीका हो और पब्लिक उस पूरे प्रोसेस से रोजाना की बुनियादों पर आगाह हो, और जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कुछ दीवार के पीछे बैठ के नहीं होना चाहिए। इसी तरह 18वीं तरमीम हमें पता है कि कितने महीने वो होती रही और वो आपस में होती रही, पार्लियामेंट के साथ शेयर की गई जब वो पार्टियों ने आपस में बैठकर सब कुछ तय कर दिया। तो आपका ख्याल है पार्लियामेंट में इसके डिबेट के बाद, मैं सवाल पूछ लूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, पार्लियामेंट में आप कहते हैं कि नाम पेश किए जाए, हुकूमत नाम पेश करे फिर डिबेट किया जाए, ये चाह रहे हैं आप? नहीं, पार्लियामेंट में बुनियादी तौर पर जो भी नाम है उनका एक क्राइटेरिया तय हो। नाम कौन देगा? कोई तो नाम देगा ना जी, मैं तो नहीं दे सकता, कोई तो अथॉरिटी होगी जो नाम देगा। देखिए ना, आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे हैं जो मेरिट की बुनियाद पर जिनका चुनाव होता है उम्मीदवारों का। कौन करेगा? नहीं, कोई भी, मैं यही कह रहा हूँ पार्लियामेंट ही करे,
लेकिन बुनियादी बात है जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो तो वाजे हो, और वो ये नहीं है कि जनाब अगर एक खुर्शीद शाह ने बंदे कह दिए दो और दो मियां साहब ने कह दिया, आपने कहा बस ठीक हो गए। वैसे बारी साहब आपकी बात जायज है, आप जो इतराज उठा रहे हैं वो जो तजवीज़ दे रहे हैं वो जायज है, लेकिन तरीकाकार के ऊपर आप इब्हाम छोड़ रहे हैं। या तो ये होगा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जो तजवीज़ देगी, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में भी वही जमातें होंगी जो पार्लियामेंट के अंदर रुकनियत हासिल कर सकें। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो बारी साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ चर्च कर दूं इस बारे में। इसके बारे में वाजे होना बहुत जरूरी है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। ओपन निगोशिएशन। अच्छा आप साथ ही रुकिए बारी साहब, अफरीदी साहब भी कुछ कह रहे हैं और शेख साहब भी। पहले अफरीदी साहब आप फरमा दीजिए, आप पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट बारी साहब, इलेक्शन कमीशन के अलावा आप पार्लियामेंट को प्रेफर कर रहे हैं, और पार्लियामेंट जिस तरह 18th और 20th अमेंडमेंट के बाद ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी डिसाइड करती थी, मेरे ख्याल में अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज के ट्रेजरी बेंच को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम को, कि पार्लियामेंट में जितनी सियासी पार्टियां मौजूद हैं उनके अकाबरीन को एतमाद मिले और उनके थ्रू एक इफेक्टिव मेजर्स अपनाएं और जिससे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन सामने आए। कौन बनाएगा जी? यही तमाम पार्टीज के हैं। शेख साहब से बारी साहब आप साथ रुकिएगा, शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बारी साहब जरा होल्ड कीजिए आप जरा, मैं आपको गुजारिश कर दूं क्योंकि पिछली असेंबली में इत्तेफाक से मैं उसका हिस्सा था, तो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन के नाम की बारी आई थी ना, तो उसमें एक आपने जिस आग साहब ने कहा ना कि 18th अमेंडमेंट में आपने कोई चेंजेस की, तो एक पहली बात तो बेसिकली आप देख लीजिए कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली लानी है तो फिर आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें। यही मेरा कहना था कि अगर आपने कोई तब्दीली लानी है, अगर कानून में तब्दीली लानी है, तो फिर तो आप आइए बैठ के बिल पार्लियामेंट के अंदर चले जाइए, पार्लियामेंट कर देगी। अगर साहब लेकिन एक मिनट मैं नदीम साहब इसमें आपको चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करूँ, इसमें लास्ट टाइम जो हुआ था, जो ये तय था जो 18th अमेंडमेंट में था कि अपोजिशन और ट्रेजरी मिल के 3 नाम देंगे और उससे एक नाम पे आप, उसमें यह था कि जितनी जुमला सियासी पार्टीज हैं जो ट्रेजरी के साथ लाइस में वो और जितने बाकी हैं अपोजिशन पार्टीज, वो मिलके इसको, अब भी उसको प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा सकता है कि जैसे अगर फर्ज कीजिए इस वक्त अपोजिशन लीडर है खुर्शीद शाह, तो खुर्शीद शाह साहब पे ये मॉरल ड्यूटी आ जाएगी, फिर मॉरली वो है कि वो अपने अलाइज से या अपने अपोजिशन के दूसरी जमातों से वो उनसे कंसल्ट करेंगे। अच्छा, ब्रेक करीब है, आगा साहब से भी पूछते हैं। आगा साहब आप क्या कहते हैं, क्या वाकई सही इन ट्रू स्पिरिट मुशावरत हुई थी या वो जो इमरान कहते हैं मुकमुका हुआ? अलाई थे आप? कतई तौर पे कोई मुशावरत नहीं हुई, आप अलाई थे। आगा साहब आप अलाई थे, पंजाबी में कहते हैं पार्टी का अलाई थे, वो छोड़ देना, मैं एडमिट करता हूँ मंडा डाला गया, सारी क्या डाला गया? मंडा जी कोई बड़ा बातें हैं, बहुत सारी ये सीधी आगा साहब सिर्फ बातें करते हैं, अलाई थे उनके, गुजारते थी। अच्छा शेख साहब नायब वजीर आजम थे। अच्छा सुन लेना, अगर आपने वाकई इसको फेयर एंड फ्री और आजाद इलेक्शन कमीशन बनाना है तो फिर ओपन मेरिट के ऊपर इश्ता दे के बाकायदा सिलेक्शन की जाए, सिलेक्शन बोर्ड बने, सिलेक्शन बोर्ड बने जी, पार्लियामेंट सिलेक्शन बोर्ड बने, बाहर से पार्लियामेंट्री सिलेक्शन बोर्ड, कोई जरूरी नहीं है चीफ जस्टिस साहब, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कंपटीशन वो जो सिस्टम है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके सरबराह बन जाए, चीफ जस्टिस उसके सरबराह बन जाए, जी बन जाए। फिर भी मलिक साहब उसके लिए बातें ना, मैं कह रहा बातें करते जा रहे हैं, आइन को पहले बदल लीजिए आप। अच्छा ये सुन लेना, चारों हाई कोर्ट बदल लेना, पेश कीजिए ना। आइन मोम की नाक है, आपने देखा नहीं 18वीं 19वीं 20वीं इसके अंदर तो पेश कीजिए ना जी, आप पेश कीजिए, अमेंडमेंट पेश कर दीजिए। जी बारी साहब आप बताइए, आपकी होंगे डॉक्यूमेंट डिस्कस करें। देखिए एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है बारी साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ब्रेक ले लूं, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक का टाइम है, उसके बाद आपसे शुरू करते हैं और आप तफसील से बताइएगा। शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है और अगर कोई विलफुली फ्रॉड करता है इलेक्शन वाले दिन तो हम उसको सजा भी नहीं दे सकते। और फाफिन कहती है कि इलेक्शन में रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस भी दीजिए और उसको ऑटोनॉमी इतनी हो
कि वो अपने कवानीन बना सके, उस अपना बजट में आज़ादी हो, और जिनको वो रिटर्निंग ऑफिसर्स ले उसका जुडिशल ऑफिसर्स होना भी लाजमी नहीं। वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इन्होंने अपीलें सुनी है, बाद में फैसले कौन सुनाएगा। आगा साहब, ये मामला कुछ ज़्यादा टेढ़े मेढ़े लगता हो रहे हैं। इमरान खान का आगाज़ तो था इफ्तिखार चौधरी पर लगाने से, फिर आरोज़ के ऊपर आ गए, 4 हलकों के ऊपर आ गए, लेकिन अब ये रिपोर्टें सामने आई हैं तो लगता है कि वाकई इसको देख लेना चाहिए। देखें, इस बात में मलिक साहब कोई शुबा नहीं कि ये इलेक्शन जो है ये सारे रिग्ड थे, सारे रिग्ड थे, बिल्कुल टोटल कंप्लीटली। देखें, ये हमारा पहले दिन से क्लेम है। चौधरी शफियाल साहब ने कहा था कि जो डब्बा खोलेंगे असल प्रॉब्लम आ रही है साहब, हौसला रखें, असल प्रॉब्लम ये हौसला रखें, सुनने की आदत डालें, हौसला नहीं है, सुनने की आदत डालें, बड़ी ऊंचा देख के नीचे आने में बड़ा तकलीफ होती है, अच्छे रह जाएंगे, यकीन कीजिए, वरना कोई हादसा हो जाएगा। 2002 से लेके 2008 तक सुनने की आदत नहीं थी इनको। आज की हुकूमत देख रही है मामलात को। मुझे ख्वाहिश है, अल्लाह ना करे, मुझे लगता है कि 99 वाला हादसा फिर होगा। ये खुद दावत दे रहे हैं, उस तरह आ नहीं ना सकते, खुद दावत दे रहे हैं। इनकी है ना कि वो है ना, आ नहीं सकते, हकायक को मानना नहीं, तस्लीम नहीं करना। हुकूमत में होगा क्या, मुझे बताएं। तो आगे साहब, आप फौज के साथ आप ये कोई डरा रहे हैं या अपनी ख्वाहिश के साथ? नहीं, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ जनाब। आपको इलेक्शन प्रोसेस में नहीं आ सकते, ये आवाजें ऊंची करके अदालतों के साथ ही खड़का, फौज के साथ ही खड़का, उस वक्त ये साथ ये सारे ये उस वक्त गिराने में भी साथ थे, गलत फैसले कराने वाले साथ थे। ये वही दौर आ रहा है, ये वही साथ है, ये वही लोग हैं। इन्होंने पूरे पाकिस्तान करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के डिक्टेटर को 10-10 बार वर्दी में लाने वाले यही लोग थे। अच्छा, सुन तो देना, आप क्या सुने ना, लॉजिक अपनी बारी पे बोले। अगर आपको कोई इखलाक है तो अपनी बारी पे बोले, बात है ही नहीं आपके। अगर आप अपनी बारी पे नहीं बोलेंगे तो फिर आप बोले, लॉजिक बोले, आप बात करने में आपको बताता हूं कैसे बोलते हैं। लेकिन नागा साहब ने एक बात जो कह रहे हैं, आपकी टेंशन तो सिविल मिलिट्री चल रही है, कुछ नहीं है। वो जो हादसा वादसा कह रहे हैं, हादसा अल्लाह करे ना हो, ख्वाहिश है, इनकी ऐनक वो है, ख्वाहिश है। कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, कीड़े मकोड़े, अवाम भी कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। आज तक इन्होंने साल में किया क्या डिलीवर किया, मुझे बताएं। आगे जाने दिखा रहे हैं। ये मेट्रो बस की बात कर रहे हैं, लाहौर की मेट्रो बस, आप देखें ना कि बिजली पर सब्सिडी खत्म कर दी, जो राहत अवाम को मिल रही थी वो खत्म कर दी, और मोटर उसमें वो मेट्रो बस पे 1 अरब, मैं बताता हूं कौन है, 1 अरब 23 करोड़ रुपया महाना सब्सिडी दी जा रही है। अवाम सफर नहीं करती, 1 अरब 23 करोड़ महाना सब्सिडी मेट्रो पे दी जा रही है, और ये सारी ऑफशोर कंपनी है जिसके अंदर ये खुद पार्टनर है, इनकी जेब में जा रहे हैं। असल ये पार्टनर वाली बात है, ये सबूत है आपके पास? जनाब नहीं है ना, ये एनएलजी जो कितने से ली जा रही है, भारत ले रहा है 10.50 पे, आप तो कह रहे हैं ना ये ले रहे हैं 19.50 पे। आप कह रहे हैं मेट्रो में ये पार्टनर है, सबूत है इसका? मिल जाएगा सबूत, मिल जाएगा सबूत। शेख साहब, सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? अब असल मसला इनका सब्सिडी क्यों दे रहे हैं उसको? इलेक्शन प्रोसेस में तो आ नहीं सकते। अब यही ख्वाहिश है कि किसी तरह को हादसा हो और हादसे की सूरत में हम आगे आ जाएं, और इसके अलावा इनके पास और आप हालात पैदा कर रहे हैं। कुछ नहीं है। मैं ये आपको शेख साहब, जमीर आपका भी यही कह रहा है, जमीर आपका भी यही कह रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं ये जमीर के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ आइंदा आपको इलेक्शन में टिकट नहीं देगा। अब ये अंदाजा करें, आप उसके सामने बोल नहीं सकते, आपकी जरूरत ही नहीं है। आप सीने पे हाथ रखते थे कि आपकी जरूरत है कि नवाज शरीफ के सामने बोले, शहबाज शरीफ के सामने बोले। चले आप मुझे ये बता दें कि आप हमजा शहबाज शरीफ के सामने बोल सकते हैं? मैं कहता हूँ कभी नहीं बोल सकते, आगा साहब, इनकी जरूरत नहीं है, सवाए इसके किसी की जरूरत नहीं है। वो इनको बात समझते हैं, एक काम की बात वो समझते हैं, सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी है, टिकट दे देंगे, सारी जिंदगी उनके साथ, सारी ये इनकी ये पोजीशन है कि वो समझते हैं कि खंबे को टिकट दे देंगे वो हो जाएगा शेर। और मेरा मानना ये है कि अगर आप की क्या पोजीशन 4 दिन गुजारे हों तो कम से कम अखलाकी तौर पर उन्होंने हमारे साथ गुजारे हैं। शेख साहब, आप तो कभी उधर कभी उधर, कभी पीपल पार्टी, कभी आप, कभी हमारे साथ, मेरी दफा हमारे साथ आए आप। मैं तो बिल्कुल क्या आप सियासी किसी जगह सियासत करता हूँ, वो नवाज शरीफ हमारी सियासत करता हूँ का नहीं पता, नवाज शरीफ हमारी गाड़ी में सवार हुआ था, हम मुस्लिम लीगी हैं, हम मुस्लिम लीगी हैं, हम मुस्लिम लीगी हैं। वो 95 में आया, मैं
1979 में इलेक्शन जीता मुस्लिम लीग के टिकट पे। कमाल करते हैं आप। अच्छा, अफरीदी साहब से पूछते हैं। अफरीदी साहब हमारे साथी हैं, वो मुस्लिम लीग नहीं है, वो पीटीआई वाले। पीटीआई का मौका भी ले लें। हम वापस आ जाते हैं इलेक्शन के ऊपर। आइंदा इलेक्शन आप चाहते हैं कि उसमें वो कुछ ना हो जो मई 11 2013 को हो गया। आपका यही क्लेम है कि आरोज ने इलेक्शन चुरा लिए। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है पैरा, ये जो फाफिन ने आज रिपोर्ट जारी की कि सजाएं देने का भी कोई तरीकाकार होना चाहिए। ये इमरान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर 500 वोट कहीं से निकला है तो आरोज से पूछें, जिसके वो आईडी कार्ड नंबर मैच नहीं कर रहा था हम इंप्रेशन से उससे पूछें। वो सेटअप भी नहीं है पाकिस्तान में, वो क्यों? देखिए जी, हैरानगी और परेशानी का आलम यह है कि जब हम ऐसी इनिशिएटिव्स लेते हैं जिससे पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल बेहतर हो, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़े, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर सियासी जमातों को फ़ायदा हो, उसके लिए भी हमें मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। उसके लिए भी हमें अजीब व गरीब अलकाबात से नवाजा जाता है। कोई कहते हैं किसी के इशारे पे चल रहे हैं, कोई कुछ। आज असल में आपकी टाइमिंग बड़ी सस्पिशियस है। आप साल पूरा तो कुछ किया नहीं आपने। अब जब टेंशन चल रही थी सिविल मिलिट्री तो आप मैदान में आ गए, तो लगा ये कि शायद आप उसकी सपोर्ट में आ गए। बहुत तासुर ये पैदा आपका बहुत वैलिड रिजर्वेशन है। आपको और तमाम सुनने वालों को 4 महीने पहले कोर कमेटी ने फैसला किया था कि 11 मई को हमने, तब तक हम रजिस्ट करेंगे, हर फ्लोर पे जाएंगे, हर लेवल पे जाएंगे, 3 मैदानों में जाएंगे, अवाम, फ्लोर और तीसरा अदालतें। इन तीनों जगहों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा केस जो है वो सुना जाए। अब आज जब ये बात होती है कि अगर हमें किसी ने इशारा किया था तो कल के पीसफुल प्रोसेशन से क्या मैसेज गया कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाह रहे हैं और जिसकी आप खुद तायीद कर रहे हैं और तमाम सियासी पार्टियां तायीद कर रही हैं। मेरा जो मौक़िफ़ है बतौर पीटीआई के वो ये कि जी, अगर हम 1990 की दिहाई की बात करते हैं, असगर खान केस वो उठा लें, अगर हम उन पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं जो 2002 और 2008 के इफेक्टीज हैं या उससे पहले के इफेक्टीज हैं, कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आज तमाम सियासी पार्टियों को अल्लाह ने एक मौका दिया और ख़ासकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रूलिंग पार्टी को कि कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करे, तमाम सियासी जमातों को इत्तेमाद में लेके आइंदा और आने वाले 2008 के 18 के इलेक्शन के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो। कहीं ये ना हो खुदा ना खास्ता कि कल ये चीज इनके गले पड़ जाए जो आज रूलिंग पार्टी है। शेख रोहिल असगर साहब, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लीजिए, इनकी भी रिजर्वेशन एड्रेस हो जाएंगी और आपके भी मसाइल हल हो जाएंगे। 2-3 चीजें। पहली, खान साहब की तकरीर पार्लियामेंट में, उसमें कोई इशू नहीं था और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को अपना कंधा पेश किया कि हम आपके बेहतर कामों के साथ या अच्छे कामों के साथ हम आपके साथ हैं। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब गए, खान साहब के घर पे भी गए, लेकिन वहाँ पे भी इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या हुआ कोई इशू से? कोई, आप तो मेरे ख्याल में आ गई होंगी, मीडिया में भी आ गई हैं, क्या हुई वो तो आप बता सकते हैं या फरीदी साहब बता सकते हैं। क्या बात हुई, मैं आपसे जानना चाहूँगा। नासिर साहब क्या करने गए थे, चाय पीने गए? मैं इस पे कुछ ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता। बहरहाल उस पे अब मैं ये कहता हूँ नदीम साहब कि ये ऑपोजिशन का हक है। ऑपोजिशन अपनी जितनी बेहतर अमेंडमेंट्स लाना चाहती है जरूर लेके आए पार्लियामेंट में। और फिर ये एक बात मैं बड़ी वाज़ेह आपको बता दूं कि अगर आप फर्ज कीजिए कोई आप अमेंड करते हैं और उससे बेहतरी आती है और कोई उस पर रुकावट डालता है तो वो तो एक्सपोज होगा। और गवर्नमेंट, मेरा अपना जाती ख्याल है, मेरा मानना है, इस पे मैं आपकी बात को सपोर्ट करते हुए इस पे पीटीआई एक रिफॉर्म बिल ला सकती है। अगर नून लीग अपोज करेगी तो एक्सपोज होगा ना जी, साथ नहीं खड़ी होगी तो हम इनसे सवाल पूछने वाले होंगे आपने अभी तक ये काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए। ये करने वाली असल करने वाला काम जो है वो असल पे इस पे आप फोकस एक बिल मूव करिए, मूव कीजिए, रिफॉर्म कीजिए, आप बेहतर रिफॉर्म लाइए, आप बताइए। अच्छा बारी साहब दोबारा हमारे साथ है, पहले बारी साहब से बात कर लें। बारी साहब, आप इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करें, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, ऑटोनोमस कैसे हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर रोशनी डाल रहे थे। जी, पहली बात तो ये है, देखिए पाकिस्तान में जितने भी महकमे हैं सवाए इलेक्शन कमीशन के, उनकी एक हायरार्की है। मतलब नादरा भी है तो नादरा के डिस्ट्रिक्ट में जो बंदा काम कर रहा है वो नादरा के चेयरमैन और उसके दरमियान एक हायरार्की मौजूद है। इसी तरह अगर चीफ सेक्रेटरी है तो वो डीसी और एसी तक उसका रिश्ता है, आईजी है तो उसका नीचे तक रिश्ता बनता है और एक डिसिप्लिन बनता है। ईसीपी एक वाहद अदारा है पाकिस्तान में जिसका देयर इज अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट। जब इलेक्शन होते हैं तो डीआरओ आरओ जो हैं वो दे बिकम मोर पावरफुल, जो कि ईसीपी के मतहत नहीं है। और जो अभी स्ट्रेटेजिक प्लान आया है ईसीपी का, उसमें जैसे आपने भी इशारा किया है
उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो है कि वो DRO और ROs का के ऊपर कंट्रोल है। अच्छा बारी बात साहब, ये एक मुझे जवाब दे दीजिए जल्दी में चलते चलते, क्या आरओज ने वाकई इलेक्शन नताइज के ऊपर असरअंदाज हुए, वो ये जो मई 2013 के इंतखाबात थे? देखिए जी, मैं ये कह सकता हूँ वसूख के साथ कि जो हमारे पास शहादतें मौजूद हैं, मसलन 9% पोलिंग स्टेशन जो है चेंज किए गए, उसकी इतला DROs ने ROs ने ECP को नहीं दी। जब आपने 8300 पे डायल किया, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, तो आपको जो पोलिंग स्टेशन आपको बताया गया वो ग्राउंड पे 9% पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जो बदल दिए गए थे। दूसरी बात ये है कि 93 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जहां पर जो स्कीम में रजिस्टर्ड वोट्स हैं उस हल्के में, और जो फॉर्म 14 है जिसमें टोटल रजिस्टर्ड वोट किया गया है, वो फर्क है, उसमें अजाफी वोट हैं। इसी तरह अगर आप देखें 35 हल्के ऐसे हैं जहां पर मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज्यादा है उस तादाद से कि जो हारने और जीतने वाले के दरमियान फर्क है। मसलन एक हल्का ऐसा है। अच्छा, ये जो तीनों इश्यूज आपने अभी गिनवाए कि 9% पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जो आरओज ने और DROs ने तब्दील कर दिए, एक आपने कहा कि 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर वो आपने रजिस्टर्ड वोट्स और जो फॉर्म 14 के ऊपर वोट्स हैं उनके अंदर में फर्क था, और 35 वोट ऐसे हैं जिसमें आपने कहा 35 हल्के ऐसे हैं जब मुस्तरिद वोटों की तादाद उस फर्क से ज्यादा है जो हारने और जीतने वाले का फर्क है। आपका ख्याल है ये आरओज ने विलफुली किया? नहीं, बिल्कुल जी, उन्होंने विलफुली किया। नहीं हो सकता, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बात मैं नजीम साहब आपको ये बता दूं, तो कहना मुश्किल बारी साहब को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूं, आपके गलत कह रहे हैं बारी साहब। अब बात ये, मैं आपको बात बताऊं, बारी साहब ये शेख साहब कुछ गलत कह रहे हैं। अगर आप इजाजत जिस वक्त आप काउंटिंग करते हैं उस वक्त मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं, ये अपना पॉइंट दे लें। हर कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट वहां पे मौजूद होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग के वक्त वहां मौजूद होता है, जो वहां पे वोट कैंसिल होते हैं उसके साथ सारी सूरत हाल होती है आपके पोलिंग स्टेशन। और अगर उस वक्त कोई ऐसी बात आती है सामने, पोलिंग एजेंट्स जो है फौरी तौर पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। दोबारा बारी साहब की तरफ चलें। बारी साहब कैसे बनाए ऑटोनमस इसको जी? आपने ये तो आरओज के ऊपर तो बहुत भारी चार्ज आपने लगा दिया। एक बात तो मेरी ये तजवीज है कि जिस तरह CSS के एग्जाम होते हैं जी, उसमें कैडर्स हैं, कस्टम वाले हैं, पुलिस वाले हैं, PNG वाले हैं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन का एक कैडर होना चाहिए उसमें। और वो कैडर जो है वो ECP के मतहत हो और बाहर से ROs ना लाए जाएं, वो इनके डेजिग्नेटेड लोग हों और वो जुडिशरी से बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और इतने साल उन्हें तनख्वाह कौन देगा जी? हुआ है कि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इनके ऊपर अपना किया, क्योंकि वो हाई कोर्ट्स के सामने जवाब दे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब देनी है। 4 अप्रैल को इलेक्शन से तकरीबन 5 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में माना है कि हमारा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए जो सारी गड़बड़ हुई है वो ROs और DROs के तहत हुई है, और अगर कोई समझता नहीं है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि देयर वाज अ टोटल कैओस। या तो हम कैओस को मान लें कि देयर वाज अ कैओस कि जनाब जिस DRO का, जिस प्रिजाइडिंग अफसर की जो मर्जी चली उसने कर दिया है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में था या किसी के साथ उसका रिश्ता था। तो इस तरह के इलेक्शन करवाकर हम समझते हैं कि क्रेडिबल और गवर्नमेंट बनेगी, तो ये नामुमकिन है। अच्छा सर भाई साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। साहब आपका मौकफ बड़ी, ये तो डिटेल्ड चार्जशीट है जो फाफे ने। एक बात नहीं है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी शहादतें सामने आ चुकी हैं। अब तक तो पिक्चर बड़ी क्लियर हो चुकी है किस तरीके से इंस्पेक्शन होती रही पोलिंग स्टेशनों की। जी इंस्पेक्शन पे आए हैं, ऑफिसर आ रहे हैं, बावर्दी थे कुछ, सबको निकाल दो, सबको निकाल दिया, और 40-40 मिनट वो इंस्पेक्शन करते रहे। इसके अलावा कई चीजें अब जो सामने आ रही हैं कि एक हल्के के कई कितने वो पोलिंग स्टेशनों के जो तोड़े हैं उनमें से रद्दी निकल रही है, बैलेट पेपर निकल ही नहीं रहे, रद्दी निकल रही है। और फिर जो लाहौर में 1-2 हल्कों में जो एक 118 का मामला है, वो उसके अंदर तो जनाब 120 के अंदर एक अलग दास्तान है, 118 के अंदर तो पता नहीं
65,000 वोट वेरीफाई नहीं हो रहे, तो क्यों रोका हुआ है सारी चीजों को? अब ये विलफुली रोका हुआ है। मैं आपकी तरफ आता हूं, ये निकाले ना बाहर। सरगोदा में प्राइम मिनिस्टर साहब की एक सीट पे एक पोलिंग स्टेशन में टोटल वोट थे 1500, 8,500 वोट वहां पे मिले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। 1500 वोट का पोलिंग स्टेशन है, 8,500 वोट मिला। एक 80,000 पर्चियां वोट्स की शक्ल में डाली गई NA-28 और 57 लाख रुपए, जिसका खान साहब ने अपने जलसे में भी कल जिक्र किया है। अब हल क्या है? हल यह है कि बजाय इसके कि हम लाफिंग स्टॉक बने और अक़वाम आलम हमारा मजाक उड़ाएं, इस पे रूलिंग पार्टी को, ट्रेजरी बेंच को अलॉन्ग विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इसका हल ढूंढना होगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वरना याद रखिए कि पाकिस्तान के लोग जमहूरियत से देंगे। 2-3 चीजें गलत कर रहे हैं। एक बात कोई इजाफा नहीं है इनका, इनके इजाफे जो 43 हल्के आज तक एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जहां पर एवरेज ये है कि जो रिजेक्टेड वोट है वो 7,000, 8,000, 6,000, विनर और लूजर के डिफरेंस ज्यादा है। बंदा हारा क्या है 1300, 2,000। मुझे ये किसने किया है? सिर्फ एक चीज बता दें, इनको आजकल बड़ी आई हुई है बड़ी जोर से। बात ये है कि ये मुझे एक बता दें, मलिक साहब, मैं इलेक्शन प्रोसेस में रहता हूँ, मैं लगता हूँ, कभी हारता हूँ, कभी जीतता हूँ। आपके पोलिंग स्टेशन जिस दिन इलेक्शन होता है वो एक आपका जिंदगी मौत का मसाला है, वो आपने देखना होता है। एक बात ये आप नोट कर लें, बात उस दिन कोई किसी We have run out of program time. जरूर करना है आपने, मुझे पता है। जिंदगी का आपको मसला तभी तो एक पोलिंग स्टेशन में कभी 1500 वोट नहीं हो सकते। एवरी पोलिंग स्टेशन जो है उसकी अपनी एक तादाद होती है, उसको भी देखना पड़ेगा। शेख रोहेल असगर साहब, बातें करते के आगा साहब, शहरियार अफरीदी साहब और सरवर बारी साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा ये जो शेख साहब की बात मुझे है कि इसको कंटिन्यू रखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।